हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस। तो आज की डेट है 21 मई ऑफ 2020 और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से आर्टिकल्स है जो आज हमें यहाँ डिस्कस करने हैं। उससे पहले उन क्वेश्चंस की बात करते हैं जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछे थे। पहला क्वेश्चन है कि बताइए इसराइल की कैपिटल और करेंसी क्या है। तो जैसा कि आप इवन मैप पे देख सकते हैं, इसकी कैपिटल है जेरूसलम और इसकी करेंसी की बात करते हैं तो है न्यू शकील। उसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस देख सकते हैं, जैसे तल अवीव है जहाँ पे ज़्यादातर कंट्रीज़ की आपको एम्बसीज नजर आएंगी। फिर गाजा स्ट्रिप है, वेस्ट बैंक है, डेड सी देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे मेडिटेरियन सी, और यहाँ पे गोलन हाइट्स। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट जो नेशंस है जो यहाँ पे बॉर्डर करते हैं, इसकी इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है और ऊपर लेबनन है। अगला क्वेश्चन था कि बताइए कि वो कौन सी कंट्री है विच इज द फर्स्ट इन द यूरोप टू डिक्लेयर द एंड ऑफ इट्स कोविड-19 आउटब्रेक। तो ये कंट्री बेसिकली स्लोवेनिया है। इसकी लोकेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आसपास की कंट्रीज देखिए जो बॉर्डर करता है, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगेरी और क्रोएशिया। तो यहाँ पे मई 14 से 2 हफ्ते पहले यहाँ पे जो नंबर ऑफ केसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा कम थे, तो इसीलिए मई 14 को उन्होंने डिक्लेयर किया ऑफिशियली कि यहाँ पे जो है इनकी कंट्री में आउटब्रेक खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं पहले आर्टिकल की। पहला आर्टिकल यहाँ पे एपिडेमिक डिसीज एक्ट से रिलेटेड है। किस तरीके से इसका मिसयूज हो रहा है, लोगों की जो फ्रीडम है यहाँ पे उसको कर्टील किया जा रहा है, उस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे। तो बेसिकली इस एक्ट को जो है एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और जब भी किसी की फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे पिक्चर में आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे इसमें डिमांड भी की गई है, जैसे हमने कल का आर्टिकल डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट बेसिकली एक निगरानी रखता है यहाँ पे, तो उस वो रोल है उसका, तो उसके बारे में ही यहाँ पे रिलेटेड एक आर्टिकल आया हुआ है। अब इससे रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है एपिडेमिक डिसीज एक्ट के बारे में। ज़्यादातर लोगों ने इसको नहीं देखा है, तो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इस पूरे एक्ट को डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ पे ब्रीफली समझते हैं कि इस एक्ट में क्या है। तो यहाँ पे ये जो एक्ट है कॉलोनियल एरा का एक्ट है, तो ये तब बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा जब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है एपिडेमिक्स फैल रहे थे, यहाँ पे प्लेग फैल रहा था, तब जो है ये एक्ट को बनाया गया था। अब इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ गई थी क्योंकि जब भी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जो है रीजनल पावर जैसे कि स्टेट्स को यहाँ पे काम करना पड़ता है। तो इसी वजह से उनके पास पावर होना चाहिए टू फॉर्म रेगुलेशंस, उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना, इंस्पेक्शन करना लोगों का, फिर अगर कोई फॉलो नहीं करता है रूल्स को तो उसको उसके ऊपर पेनाल्टीज लगाना, जो इंप्लीमेंटिंग ऑफिसर है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इम्यूनिटी देना। तो वो सारी चीज़ें जो है इस एक्ट के अंतर्गत लिखी गई थी। अब यहाँ पे हुआ क्या है रिसेंटली उसको भी समझते हैं। तो हुआ ये कि यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स को लाने के लिए बसेस की यहाँ पे फैसिलिटीज़ यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा की गई थी, जो कि यूपी प्रेसिडेंट अजय कुमार लालू है, तो उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन ज़्यादातर बसेस जो है यहाँ पे रुक गई थी, यहाँ पे पुलिस यहाँ पे कोऑपरेट नहीं कर रही थी। तो इसी वजह से उन्होंने धरना दे दिया, और जब उन्होंने धरना दिया तो यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्शंस के अंडर जो है इनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया। कुछ आईपीसी सेक्शन थे और एक इंपॉर्टेंट एक्ट था एपिडेमिक एक्ट का। तो अब यहाँ पे समझना आपको ये है कि किस तरीके से इस लॉ को एज अ वेपन यूज किया गया है, और ना सिर्फ इस केस में और भी मल्टीपल केसेस हम यहाँ पे आगे देखने वाले हैं। अब ये जो पूरा एक्ट है इसका एक अलग पर्पस है, जब ये कॉलोनियल एरा में रखा गया था, लेकिन इसको बार बार इन्वोक किया गया है हमारी कंट्री में टू हैंडल मल्टीपल आउटब्रेक्स ऑफ कोलेरा, यहाँ पे स्वाइन फ्लू, डेंगू। अब यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि इस टाइम पे कोविड-19 में जिस तरीके से इसका मिसयूज़ हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा नया है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट्स, जर्नलिस्ट, ऑपोजिशन लीडर, हर कोई जो है यहाँ पे इस लॉ के अंतर्गत इनको यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस हुई है। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि ये जो कोविड-19 की सिचुएशन है इसको कॉम्बैट करने के लिए एक सर्वेलेंस मैकेनिज्म की हमको ज़रूरत है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरियर्स को हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, और किस तरीके से वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अक्रॉस द वर्ल्ड जब भी ये चीज़ें करने की कोशिश की गई है तो लोगों का कॉन्फिडेंस यहाँ पे लिया गया है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे फोकस किया गया है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज़, एक एक्ट को इंप्लीमेंट करके लोगों को पनिश करना, एफआईआर दर्ज करना, दैट वो जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा गलत रहेगा। इंस्टेड यहाँ पे कम्युनिटी, यहाँ पे पार्टिसिपेशन और किस तरीके से लोग सिटीजन्स का कॉन्फिडेंस हासिल करना है उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए था। और इवन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो सेक्शन 4 है इस आर्टिकल का, यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं, जहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है इंप्लीमेंटिंग ऑफिसर को, तो उसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिसयूज़ हो रहा है, जहाँ पे लोग इन द नेम ऑफ गुड फेथ जो है यहाँ पे काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं इवन छोटी छोटी चीज़ों पर। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी गई हैं। इन अप्रैल, अर्ली अप्रैल में जो है यहाँ पे एक बेंगलुरु का टेक्नीशियन था जो जिसको कोविड-19 हुआ था। अब
उस पे यहाँ पे एफआईआर दर्ज कर दी गई थी ये सोच के कि इस शख्स ने जो है इन्फॉर्मेशन हाइड की है। तो उस टाइम पे जो है कोविड-19 के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिसेंटली जो है मुंबई पुलिस ने भी जो है एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाला था अबाउट कि यहाँ पे ट्रेन फैसिलिटी शुरू होने वाली है। तो इसी वजह से काफ़ी सारी भीड़ यहाँ पे जमा हो गई थी रेलवे स्टेशन के पास। तो इसी वजह से फेक न्यूज़ फैलाने के चक्कर में जो है जर्नलिस्ट को भी अरेस्ट किया गया था। ऑब्वियसली बात है फेक न्यूज़ एक बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इस टाइम पे किस तरीके से उसको हैंडल करना है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसा जी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे जो एपिडेमिक डिसीज एक्ट है कंप्लीटली एक सेडिशन एक्ट की तरफ यहाँ पे कन्वर्ट हो जाए। तो इस चीज़ को भी अवॉइड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इस पूरे एक्ट में जो 4 सेक्शन है उसमें क्या क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा एक्ट कहाँ पे एक्सटेंड करता है, पूरी कंट्री में एक्सटेंड करता है। उसके अलावा क्या पावर दी जाती है स्टेट को, अगर पेनाल्टीज क्या लगेंगे अगर आप डिसोबे करते हैं, और इम्यूनिटी टू ऑफिसर, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ली गई है। जो मैंने आपको मुंबई का एग्जांपल दिया तो उसी के बारे में यहाँ पे न्यूज़ है। जो टीवी जर्नलिस्ट है उन्हें यहाँ पे अरेस्ट किया गया क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो न्यूज़ यहाँ पे फैलाई कि ट्रेन यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है अप्रैल 14 से, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे गैदर हो गए थे रेलवे स्टेशन के पास। तो यहाँ पे एपिडेमिक डिसीज एक्ट भी एक एक्ट था जिसके अंतर्गत जो इन्हें अरेस्ट किया गया था। अगला बात की जा रहा है कि यहाँ पे जो एक्ट है इसको एक सेडिशन एक्ट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि गलत है। और ना सिर्फ ये एक्ट, इवन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 जो है सेक्शन 144 और सीआरपीसी और इस एपिडेमिक एक्ट का जो है कंबाइंड तरीके से एक न्यू सेडिशन लॉ बन रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको सेडिशन का मतलब क्या होता है ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेडिशन बेसिकली अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आप कोई भी अटेम्प्ट कर रहे हैं हेट्रेड, कंटेम्प्ट या कोई भी मान लीजिए डिसअफेक्शन टुवर्ड्स गवर्नमेंट जो है, अगर इसे शो करते हैं बाय रिटन, स्पोकन या फिर कोई भी साइन या विजिबल रिप्रेजेंटेशन से, तो उसे सेडिशन कहा जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं ये कर्ब कर रहा है कि अगर कोई भी क्रिटिसिज्म भी कर रहा है, डिसेंट भी कर रहा है, तो यहाँ पे जो है उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी सरकार जो है कोविड-19 को हैंडल करने में यहाँ पे अनसक्सेसफुल है, मेजर्स नहीं ले रहा है, तो आप अपनी वॉइस रेज भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको इस एक्ट के अंतर्गत जो है यहाँ पे पकड़ा जा सकता है। तो इतना यहाँ पे क्रिटिकल बन जाएगा। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को और सेडिशन लॉ को कंबाइन कर दिया है। जब यहाँ पे ये न्यूज़ आई थी कि यहाँ पे गुजरात क्योंकि ठीक से हैंडल नहीं कर रहा है सिचुएशन को, तो हो सकता है चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी को जो है हटा दिया जा सकता है। तो ऐसा यहाँ पे एक न्यूज़ आर्टिकल आया था। तो इसके तुरंत बाद जो है जो यहाँ पे जर्नलिस्ट थे उनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी जर्नलिस्ट थे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से जिनके खिलाफ एफआईआर लगा दी गई थी, जिन्होंने यहाँ पे बताया था कि कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है माइग्रेंट लेबर्स फेस कर रहे हैं। तो उस वजह से भी जो है इन जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया था। ये वो वाला केस है जो मैंने गुजरात का आपको बताया जहाँ पे बोला गया था कि विजय रूपानी जी को रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो जो यहाँ पे जर्नलिस्ट थे तो उनको भी यहाँ पे अरेस्ट किया गया था। अभी आपको ये समझना है कि ज़्यादातर जो एफआईआर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो उसमें क्या सच्चाई है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि फेक है। अब ऑब्वियसली बात है जो फेक न्यूज़ है उसको कर्टेल करना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर आप यहाँ पे जेन्युइन कंसर्न्स रेज कर रहे हैं कि यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स की प्रॉब्लम है, अगर आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं तो उन लोगों को भी अरेस्ट करना जो है यहाँ पे काफ़ी गलत रहेगा। और उसमें एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का इस्तेमाल करना एक इक्वल टू एक बेसिकली उसको सेडिशन लॉ में कन्वर्ट करने जैसा हो जाएगा। उसी तरीके से आपको ये भी समझना है कि इसी सिमिलर नेचर जो है यहाँ पे इवन कॉलोनियल एरा के टाइम पे हुआ था, जब यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है अपने यहाँ पे न्यूज़पेपर में लिखा था कि किस तरीके से बबोनिक प्लेग को हैंडल करने में जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट यहाँ पे अनसक्सेसफुल था। तो उनके इस राइटिंग की वजह से इनको भी यहाँ पे जेल में डाल दिया गया था। तो सिमिलर नेचर जो हम यहाँ पे आज के टाइम पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड में यही लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे इंटरवीन करना चाहिए और यहाँ पे एक बेसिकली एक लाइन बनानी है कि कौन सी चीज़ें यहाँ पे फेक न्यूज़ में आती है उसे कर्टेल करने के लिए हम यहाँ पे स्टेप्स ले रहे हैं, और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जहाँ पे हम लोगों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसे कर्टेल कर रहे हैं। जो ये लाइन है उसे ड्रॉ करना जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होता जा रहा है क्योंकि ज़्यादातर डिसीजन जो है एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा लिए जा रहे हैं और कोई चेक एंड बैलेंसेस इस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन द वेक ऑफ नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक, फेक न्यूज एंड रूमर पोज अ सीरियस थ्रेट टू द पब्लिक वेलफेयर. Those who knowingly spread false rumors must certainly be punished, but imposing prior restraints on everyone indiscriminately is ineffective and disproportionate. तो कमेंट काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। काफी सारे लोग अब यहाँ पे आंसर नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई बेसिकली रिक्वेस्ट यू कि आप जरूर जो है इन क्वेश्चंस का आंसर दे, इवन जो क्विज क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ।
अगला आर्टिकल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है कंजर्वेटिव अप्रोच यूज कर रहा है। आपको बताइए कि गवर्नमेंट ने काफी सारे इकोनॉमिक पैकेज दिए लेकिन उसके बावजूद जो है कंजर्वेटिव अप्रोच क्यों कहा गया है उसको समझते हैं। उसके अलावा किस तरीके से जो इकोनॉमिक शॉक है उसको एनालाइज करना है और कौन से स्टेप्स लेने हैं उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो हम जानते हैं काफी सारे इकोनॉमिक स्टिमुलस दिए गए हैं लेकिन जो इफेक्टिव वैल्यू है वो काफी ज्यादा कम है। ऑलमोस्ट कुछ आर्टिकल्स में 5% बोला गया है लेकिन इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो इकोनॉमिक जो आउटगो होगा तो वो बेसिकली 1% होगा, जो कि क्लेम किया गया था 10% ऑफ जीडीपी। तो इतना कम यहाँ पे जो है मनी यहाँ पे ट्रांसफर होने वाला है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि यूजुअली हम अपने बजट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में यहाँ पे चेंजेस करते हैं, तो ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगा, ये ऑथर का मानना है। इंस्टेड फोकस हमें ये करना था कि शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या है, मीडियम टर्म मेजर्स क्या है और लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या है। तो इस तरीके से डिवाइड करके अगर हम एक्ट करते तो ज़्यादा हेल्प होता और इससे ये भी पता चल जाता हमको कि क्या प्रायोरिटीज़ है हमारे एक्सपेंडिचर की और किस तरीके से हम जो है ये जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कहाँ से आने वाला है, क्या सोर्स है फंडिंग का। तो ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पे क्लियरली बताई जाती तो ज़्यादा हेल्प हो जाता। इंस्टेड ऑफ यहाँ पे काफी सारे पैकेजेस दिए गए हैं लेकिन जो इफेक्टिव अमाउंट है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा वो ऑलमोस्ट 1% ऑफ जीडीपी ही बताया गया है। अब बात करते हैं क्या रीजन है जिस वजह से गवर्नमेंट ने ये कंजर्वेटिव अप्रोच का इस्तेमाल किया है। एक रीजन ये भी है कि कहीं ना कहीं हमको अभी भी नहीं पता ये पेंडेमिक कब खत्म होने वाला है, तो इसको काफ़ी टाइम लग सकता है कंट्रोल होने में। तो इसी वजह से जो है एक काफ़ी अनसर्टेनिटी है, तो इसी वजह से डिमांड कब बढ़ेगा वो भी नहीं पता है। तो इसीलिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इस टाइम पे इस जंक्चर में ये एक्यूरेटली बताना कि इकोनॉमी का क्या स्टेट होने वाला है और किस अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है। तो ये असेस करना काफ़ी मुश्किल है और सिमिलर चीज़ जो है निर्मला सीतारमण जी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि इस टाइम पर जो है काफ़ी मुश्किल है असेस करना और ये बताना कि क्या हज़ार जो है यहाँ पे आने वाले टाइम में आने वाले हैं। और गवर्नमेंट ये भी कोशिश करना चाहता है जो गलती उन्होंने 2008 में की थी कि काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर दिया था और काफ़ी ज़्यादा जो है डिमांड तो क्रिएट हो गया था जिससे जो है इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो सेम चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश जो है यहाँ पे इस टाइम पे की जाएगी। अगला आर्टिकल यहाँ पे टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल का जो हेडलाइन है वो है कांट अवॉइड यूबिक्विटस, मतलब ये कि ये जो टेस्टिंग है ये बेसिकली हर जगह होनी चाहिए और हमेशा यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए। तो क्यों टेस्टिंग को इतना ज़्यादा फोकस किया गया उसको हम समझते हैं। और इवन यहाँ पे इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जिस तरीके से Y2K की जो प्रॉब्लम है उसने इंडियन IT सेक्टर को काफ़ी बूस्ट दिया था, उसी तरीके से कोविड-19 की जो प्रॉब्लम है ये हमारी कंट्री की बायोमेडिकल इंडस्ट्री जो है इसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि ये यहाँ पे स्टैंड कर सकता है थ्रू इनोवेशंस और थ्रू काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर इनको प्रोवाइड किया जाता है तो। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कंटेक्स्ट क्या है इस पूरे आर्टिकल का। तो हुआ ये है कि जो नंबर ऑफ टेस्ट यहाँ पे इंडिया में किए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे हम 1 लाख टेस्ट अ डे करने लग गए हैं। अब इसका बेसिक मतलब ये है कि या तो हमने अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ा दी है और या फिर हमने ये समझ लिया है कि टेस्टिंग जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि ज़्यादा कंट्रीज़ ने पहले ये समझ लिया कि जब तक वैक्सीन नहीं बनेगी तो हमारे पास एक ही सोल्यूशन है कि ज़्यादा लोगों को टेस्ट करना ताकि हमें पता तो चले कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ डैमेज हुआ कितना है। तो इसी वजह से अगर हम बात करते हैं संडे से यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे जो है यहाँ पे टेस्टिंग हुई है और उन नंबर्स को भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए मई 8 से कितने टेस्ट हुए हैं, ये जो वैल्यू है यहाँ पे इस कॉलम में वो क्यूमुलेटिव है लेकिन ये नंबर जो है यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ऑन अ डेली बेसिस यहाँ पे 80,000 टेस्ट हो रहे थे लेकिन यहाँ पे मई 19 और 20 को जो ऑलमोस्ट 1 लाख केसेस को यहाँ पे टेस्ट किया गया है। अब जो नंबर ऑफ टेस्ट है वो क्यों इंक्रीज हुए हैं, काफ़ी सारे रीज़न है। एक ये क्योंकि बेस लोड ही इंक्रीज हुआ है, क्योंकि अगर आपके पास नंबर ऑफ केसेस जो यहाँ पे बड़े हैं कोरोना वायरस अफेक्टेड, अगर वो बेस बढ़ा है तो उन्होंने काफ़ी सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया होगा, तो ऑब्वियस ही बात है टेस्ट के नंबर्स बढ़ाना भी यहाँ पे काफ़ी लॉजिकल था क्योंकि आपका बेस ही बढ़ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे सेकंड चीज़ ये भी है क्योंकि लॉकडाउन में रिलैक्सेशन काफ़ी प्रोवाइड किया गया है, एक और लोग यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं, माइग्रेंट वर्कर्स ने एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना शुरू कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस थे कि न्यू केसेस शूट अप होंगे, तो यहाँ पे पैरेलली आपको टेस्टिंग भी इंप्रूव करनी थी। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि एनहांस टेस्टिंग जो यहाँ पे इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पे न्यू इन्फेक्शन के चांसेस भी राइज हो रहे हैं। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो असिम्प्टोटिक है, मतलब उनके पास कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो कैरियर है डिसीज़ के। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम उन्हें टेस्ट करेंगे, वरना पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन को कोविड है या नहीं है जब वो कंप्लीटली असिम्प्टोटिक है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे नंबर ऑफ जो टेस्ट है वो इंप्रूव हो रहे हैं। कुछ स्टैटिस्टिक्स भी यहाँ पे दिए गए हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा केस लोड्स है जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, वहाँ पे जो है नंबर ऑफ जो टेस्टिंग हो रही है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि जो नंबर ऑफ टेस्ट है
ये हम 1 लाख पर डे कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन ऑथर का मानना है कि ये काफ़ी कम है। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, अगर हम यहाँ पे 1 लाख पर डे भी अगर करते हैं तो भी हम यहाँ पे अगले 2 साल में से 5% इंडियंस को कवर कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हमें समझना पड़ेगा कि जैसे बाकी कंट्रीज ने ये चीज़ समझे कि टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जर्मनी में यहाँ पे वॉक इन टेस्ट सेंटर्स है, यूएस ने एम किया कि वो यहाँ पे 1 मिलियन डेली टेस्ट करने वाला है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, हमारी कंट्री में काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया गया था, तो कैसे जो यहाँ पे 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन जो यहाँ पे इतनी ऑप्टिमिस्टिक है कि 1 लाख टेस्ट से जो है यहाँ पे चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी? तो ये क्वेश्चन भी इसलिए ऑथर के द्वारा पूछा गया है। अब यहाँ पे इंक्रीज टेस्टिंग की क्या जरूरत है, अगर आप ये सोच रहे हैं तो सबसे पहला रीजन ये है कि अगर आपको इकोनॉमी रिवाइव करनी है तो सबसे पहले लोगों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यहाँ पे जब हम बाहर जा रहे हैं, जिससे भी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो कोविड पॉजिटिव ना हो। तो ये जो फियर है लोगों के बीच में, तो उनको यहाँ पे कम करना पड़ेगा। बेसिकली उनको एक सेंस ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करना है, क्योंकि लोगों को खुद भी फील होना चाहिए कि वो सेफ है और जिनसे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो भी सेफ है मार्केट एक्टिविटीज में। तो ये चीज़ को इंप्लीमेंट करने के लिए जो है टेस्टिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। उसके अलावा हम यहाँ पे सिर्फ इसी तरीके से नहीं देख रहे कि अगर यहाँ पे सब लोग टेस्ट हो रहे हैं तो अब वो जॉब पे जा पाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे अगर आपको पता है कि आप जब बाहर जा रहे हैं तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे नेगेटिव टेस्ट हो रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे आप सेफ हैं तो आप बाहर जाएंगे वेकेशंस पे, आउटसाइड शॉप्स, डाइनिंग करने। तो कहीं ना कहीं जो पूरा टूरिज्म सेक्टर है, जिसपे 40 मिलियन वर्कर्स यहाँ पे डिपेंड करते हैं, तो वो भी फिर से फ्लरिश होना शुरू होगा। तो यहाँ पे आपको समझना है, कोविड ने ना सिर्फ यहाँ पे इंटरेक्शंस बिटवीन 2 पीपल रोका है या फिर वर्क पे रोका है, इवन आप आउटसाइड द होम बहुत सारी चीज़ें करते थे, अब वो यहाँ पे रुक चुका है। तो उसको फिर से बूस्ट करने के लिए जो है यहाँ पे टेस्टिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। अब यहाँ पे उसके बाद बात करते हैं कि ये जो टेस्टिंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्यों है? क्योंकि अभी के टाइम पे कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और जो पॉसिबल वैक्सीन है वो ऑलमोस्ट ईयर अवे है, ऑलमोस्ट 1 साल लग सकता है अगर वैक्सीन बन भी जाती है तो इसलिए टेस्टिंग ही हमारे पास एक लास्ट वे है। और एक और क्वेश्चन ये भी है कि अगर मान लीजिए आपको कोविड हुआ, आप यहाँ पे ठीक हो गए, तो आपके पास इम्यूनिटी है, लेकिन ये इम्यूनिटी कब तक रहने वाली है इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी तक लॉन्गेविटी ऑफ इम्यूनिटी के बारे में ज़्यादा कोई रिसर्च की नहीं गई है। हो सकता है आपको फिर से कोविड हो जाए क्योंकि आप किसी और के साथ इंटरेक्ट करें जिस पॉजिटिव था, तो इसी वजह से उस पर भी यहाँ पे ज़्यादा सर्टेनिटी नहीं है। तो इसी वजह से चीज़ों को हैंडल करना और कंटिन्यूस टेस्टिंग करना, इवन अगर आप ठीक हो गए हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कोई भी हम क्लिनिकल टेस्टिंग करते हैं उसमें बायस होता है। अब मैंने ये बायस के बारे में आपको पहले ही बताया है पुराने आर्टिकल्स में, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव का, कि ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे आपको कोविड नहीं है लेकिन टेस्टिंग आपको बता देगा कि आपको है, और ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे आपको है लेकिन टेस्टिंग बोलेगा कि आपके पास नहीं है। तो ये बेसिकली फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव होता है। तो जो टेस्टिंग बायस है वो भी यहाँ पे होगा, तो वो भी जो है एक नेगेटिव है जो हमें हैंडल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो वाइड स्प्रेड कोविड है तो उसको हैंडल करने के लिए अगर हम यहाँ पे मास टेस्टिंग करते हैं तो उसका क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होगा? तो अगर यहाँ पे हम सिर्फ अर्बन वर्कर्स की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 200 बिलियन पीपल का हमारे पास सैम्पल स्पेस होगा। अब यहाँ पे वर्क स्पेस को अगर सेव करना है तो हर वर्कर को जो है ना एटलीस्ट वंस अ वीक जो है टेस्ट करना पड़ेगा क्रॉस द ईयर। तो उसके लिए जब तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती है, तो उस हिसाब से ऑलमोस्ट 21 टेस्ट पर 1000 पीपल को यहाँ पे रिकमेंड किया गया है। और अभी जो 1 लाख टेस्ट कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट इक्वलेंट होगा 0.08% ऑफ 1000 पीपल, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। अब यहाँ पे अगर हम इतनी अमाउंट ऑफ टेस्टिंग कर रहे हैं तो एक यहाँ पे RT-PCR टेस्ट का कॉस्ट अराउंड 1000 टू 2500 होगा, लेकिन वो नीचे चला जाएगा अगर यहाँ पे काफ़ी सारे प्राइवेट प्लेयर आ जाते हैं। ऑथर का मानना ऑलमोस्ट 500 पर टेस्ट यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा अगर काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जो है इन टेस्टिंग को करवाना प्रोवाइड कर दे। तो अब यहाँ पे अगर पूरा एम बना लिया जाता है कि टेस्टिंग को करना ही है तो ऑलमोस्ट ये कॉस्ट करेगा 2.5% ऑफ GDP। अब जब हम ये करते हैं तो लैब्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी जो है ज़्यादातर लैब्स आपको 1/3 ऑफ लैब्स कुछ 3 स्टेट्स में नजर आएंगी। तो लैब्स की इंक्रीज करना और वो जो वाइड स्प्रेड होनी चाहिए, मतलब हर स्टेट में यहाँ पे एनफ नंबर ऑफ लैब्स होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत होती है जैसे कि स्वैब्स, रिएजेंट्स, तो इनकी सप्लाई यहाँ पे कम हो सकती है जो कि कंस्टेंट हो जाएगा। तो यूएस ने क्या किया था, उन्होंने यूनिवर्सिटी लैब्स को बोला था कि एक ऑल्टरनेटिव ढूंढे। उसी तरीके से हम अपने यूनिवर्सिटीज़ को, रिसर्च लेबॉर्टरीज को बोल सकते हैं कि हम एक चीपर और फास्टर टेस्टिंग मेथड प्रोवाइड करें। इससे एक और चीज़ होगी कि यहाँ पे हमारे पास जो टेस्टर्स हैं, यहाँ पे जो रिसर्च कर रहे हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, तो इनकी जो जॉब के लिए रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट है उसको भी हम हैंडल कर पाएंगे। अब बात करते हैं ये जो टेस्टिंग है ये फिनोमेना काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, तो वो जो कोविड चैलेंज है उसको यहाँ पे हैंडल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो Y2K स्केयर है जो कि यहाँ पर 2000 में आया था, तो जिस तरीके से उसने यहाँ पे सेक्टर को, इंडियन IT सेक्टर को काफ़ी इवॉल्व होने में हेल्प किया है, तो उसी तरीके से ये कोविड-19 जो है बायोमेडिकल इंडस्ट्री को हेल्प करने वाला है। और इवन हमारे मेक इन इंडिया कैंपेन जो है उसके लिए एक लॉन्च पैड की तरह वर्क हो सकता है। अगर हम अपने जो है यहाँ पे टेस्टिंग प्रोडक्ट्स पे काम करना शुरू करें तो वो एक गेम चेंजर हो सकता है।
अब उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट साइड नोट में समझते हैं कि Y2K क्या है। तो पीएम मोदी जी ने जो यहाँ पे Y2K को एक बार बोला था यहाँ पे अपने एड्रेस में, May 12 के जो एड्रेस में, तो उसको यहाँ पे समझते हैं। Y2K बेसिकली एक बग है, कंप्यूटर फ्लॉ है जो बेसिकली यहाँ पे डिटेक्ट किया गया था। इसका मतलब होता है ईयर 2000, क्योंकि ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है उसमें जो है कोशिश की जाती है जो स्टोरेज स्पेस है उसे रिड्यूस करना है। तो इसीलिए जब ईयर की बात आई तो 1999 अगर मान लीजिए एग्जाम्पल है तो उसमें उन्होंने सिर्फ 99 लिखा और 19 को अवॉइड किया। उसी तरीके से अगर मान ली 1947 तो उन्होंने सिर्फ 47 को इनकोड किया और 19 छोड़ दिया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब 2000 का ईयर आएगा तो उसको कैसे एनालाइज किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा जब 2000 आएगा तो लास्ट में 2 0 को ये कहीं ना कहीं 2000 की जगह 1900 कंसिडर कर ले, तो काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर में एज कैलकुलेशन, फिर मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती थी। तो सिंक्रोनाइज करने के लिए एक इसका सोल्यूशन ये था कि जो 2 डिजिट ईयर को यूज़ किया जा रहा है लास्ट के, उसकी जगह 4 डिजिट का इस्तेमाल करे। अब इसको करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज यहाँ पे ढूंढ रही थी कौन कर सकता है। तो उस टाइम पे देखा गया कि इंडिया में काफ़ी सारी इंजीनियर्स अवेलेबल है, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा जो है इन्वेस्ट किया था ह्यूमन रिसोर्स में। तो उस टाइम पे हमारा जो BPO है यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का जो पूरा यहाँ पे चैनल था वो अलग लेवल पे चला गया। इंडियन कंपनी जैसे कि इन्फोसिस, TCS जो है उन्होंने यहाँ पे IT बेस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि यहाँ पे US से काफ़ी डिमांड आई कि हाईली क्वालिफाइड जो इंजीनियर्स हैं इंडिया में, तो उनकी हेल्प ली जाए। भले ही क्योंकि हमारा जो फोर्स है काफ़ी लो कॉस्ट था, तो इसी वजह से जो इकोनॉमी में यहाँ पे IT सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था आफ्टर दिस Y2K का जो पूरा यहाँ पे इशू था। तो उसी तरीके से बोला जा रहा है कि अगर हम यहाँ पे कोविड-19 को हैंडल करने के लिए यहाँ पे टेस्टिंग की अलग अलग टेक्निक्स यहाँ पे इनोवेशंस करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम अपने बायोमेडिकल इंडस्ट्री में एक इनोवेशन ला सकते हैं। अगले जो 2 क्वेश्चन है जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है कि बताइए जर्मनी की कैपिटल करेंसी क्या है। उसके अलावा यहाँ पे रिसेंटली जो है टू प्रमोट डिजिटल एजुकेशन यहाँ पे एक लर्निंग यहाँ पे प्रोवाइड की गई है स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। तो इस प्रोग्राम का नाम क्या है, तो ये बेसिकली आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए इतना ही है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।